हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको मैथ का चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जब हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे पूरा, तो फिर हम आपको चैप्टर भी ज्योमेट्री का पूरा समझाएंगे जिसमें हम आपको सारी प्रॉपर्टी भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया है यदि दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB तथा AC बराबर है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज DEF बनाया गया है। यदि एंगल BFD A है, एंगल ADE B है तथा एंगल CEF C है, तो हमको निकालना है, एक रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, वो निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये एक तरह का आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपका ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपकी भुजा AB यानी कि ये वाली भुजा AB और ये वाली भुजा AC दोनों बराबर है। ये भुजा और ये भुजा जो आपकी टोटल AB AC है ये बराबर है। ठीक है, तो अब आपकी ये AB और AC बराबर है तो त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड अगर आपके त्रिभुज के बराबर है, दो भुजा अगर त्रिभुज के बराबर है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन से जो ये एंगल इस भुजा के अपोजिट AC के अपोजिट जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल एंगल B, और इस भुजा जो आपकी AB थी इसके अपोजिट जो एंगल है एंगल C, ये दोनों भी बराबर होंगे। एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे क्योंकि ए बी जो भुजा है वो एसी भुजा के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद दिखाया गया हमको कि इसके अंदर एक समद्वि इसके जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, डी ई एफ ये एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बना हुआ है। तो हमको मालूम है समबाहु त्रिभुज जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, तो उसमें सारे जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल इसका भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल DEF यानी कि एंगल DEF ये वाला एंगल, फिर एंगल DFE ये वाला एंगल, और फिर एंगल FDE ये वाला एंगल, तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिएगा आपको रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल EFC लेंगे। ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे EFC, ये ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में आप देखिएगा हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, उसमें जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला आपका एंगल एंगल EFC ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए। अब देखिएगा जो ये वाला एंगल आपका है EFC, इसकी अगर हम बात करें, एंगल EFC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका एंगल EFC है। तो अब देखिए ये टोटल अगर अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से यहाँ पे ये ए यहाँ पे 60 है। अब ये कितना बचा ये हमें निकालना, ये एंगल कितना होगा। तो अब 180 में से -60 प्लस ए हम कर दें तो हमको मालूम पड़ जाएगा इतना एंगल ये होगा। टोटल ये जो एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक का तो 180 बनता, इतना ए बन रहा है और इतना इसके अंदर 60 बन रहा है। तो अब ये कितना बचेगा आपका, याला इतना पार्ट कितना होगा आपका, वो 180 माइनस 60 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो हमने आपको बताया है कि एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो यहां से हमने EFC जो एंगल थी उसकी वैल्यू निकाल ली है आ गई। फिर एंगल, फिर दूसरा आपका था प्लस FCE। FCE कौन सा एंगल है आपका, FCE यहाँ का एंगल ये वाला है, ये एंगल है, तो हमने एंगल FCE रख दिया। फिर एंगल CEF ये वाला एंगल जो था हमको दे रखा है उसकी वैल्यू जो है वो C है, यहाँ पे हमने C रख दिया, इक्वल टू 180 कर दिया। अब यहाँ पे ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, जो एंगल FCE की जो वैल्यू आई वो 60 प्लस ए माइनस सी आई। इस एंगल की जो वैल्यू आई एंगल FCE की, इस एंगल की जो वैल्यू आई आपकी
वो आई है 60 प्लस ए माइनस सी आई है, ठीक है। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एंगल एफ सी ई जो है, ये वाला एंगल जो एंगल सी है ये, और ये वाला एंगल एंगल बी है, ये दोनों बराबर है। यानी कि एंगल एफ सी ई और एंगल बी बी एफ, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, जिसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम ये वाला एंगल की बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, एंगल बी डी एफ ले लेंगे, बी डी एफ ये ट्रायंगल हम ले लेंगे। तो इसमें भी देखिएगा, तो इसमें एक एंगल आपका ए दे रखा है, और ये वाला एंगल जो है आपका, ये एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना होगा आपका, इसमें भी इसी करेंगे। ये अब आपकी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है, ये बी बन रहा है, ये 60 बन रहा है, तो ये कितना बचेगा, तो 180 का टोटल एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे, तो 180 माइनस बी प्लस 60 कर दीजिए, तो हमको मालूम पड़ जाएगा ये इतने पार्ट एंगल हमारा कितना होगा। एंगल जो बी डी एफ होगा वो आपका आ जाएगा 180 माइनस बी प्लस 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर एंगल डी एफ बी बताएंगे, ये आपको ये दे रखा है, ठीक है। और फिर आपका एंगल डी बी एफ, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल जो आपका है वो हमने इक्वेशन 1 में निकाला था, वो एंगल एफ सी के बराबर आएगा, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इसको, और इक्वल्स टू 180 कर दिया। इसमें हमने वही रूल लगाया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो तीनों एंगल का सम ने 180 डिग्री बराबर किया था, फिर सारे एंगल की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 180 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आएगी 2a इक्वल्स टू b माइनस सी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी b माइनस सी अपॉन 2 आएगी, ये इसका आंसर आएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं की लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है, ठीक है। तो एक न्यून कोण क्या होगा ये निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का गुणनफल जो है वो कर्ण जो होगा उसके वर्ग के आधे के बराबर है, तो एक न्यून कोण हमें निकालना है। अब देखिएगा, जैसे आपका ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें मान लेंगे कि एक्स वाई और जेड जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो ये एक्स वाई और जेड जो है इसकी भुजाएं हो गई, और ये समकोण है तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला जो आपका साइड होगा वो आपका कर्ण हो जाता है। तो हमको ये रिलेशन दे रखा है कि दो भुजाओं का जो गुणनफल है, उनकी दो भुजाओं की लंबाई का जो गुणनफल है वो कर्ण जो आप ये z है इसके वर्ग के आधे के बराबर है, ये रिलेशन हमको दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब एक चीज ये देखेगा कि अब हमें ये रिलेशन दे रखा है, इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखेंगे ये आपका एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यानी कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा आपके लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये x और y का बराबर है, तो y की जगह पे हम x रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आएगा x 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपकी जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि x इंटू एक्स जो होगा आपका वो जेड स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होगा, तो ये रिलेशन होगा हमारा, ठीक है। जब हमने माना है कि x और y हमारा बराबर है, तो अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये एंगल ए और एंगल सी भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हम अब निकाल लें, अगर त्रिभुज एबीसी हम लेते हैं तो तीनों जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल जो आपका है वो 90 डिग्री है, और ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, दोस्तों हमने 180 डिग्री बराबर कर दिया। अब हमको मालूम है कि ये दो भुजाएं सेम है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी सेम होंगे, यानी कि एंगल सी जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा, तो यहाँ पे एंगल सी की जगह पे हमने एंगल ए रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे ये 90 इधर माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा, तो ये 2 एंगल ए हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू जो होगी वो 45 डिग्री आएगी। इसी तरीके से जो एंगल ए और एंगल सी बराबर थे, तो एंगल सी की भी वैल्यू 45 डिग्री होगी।
तो ये इसका आंसर होगा। जो न्यून कोण जो होगा वो 45 डिग्री आएगा। अब यह क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि चित्र एबीसीडी में भुजा एबी और बीसी बराबर है, ठीक है, यानी कि आपका ये एबी और ये आपका बीसी जो है ये बराबर है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल जो काइट होती है उसका फिगर दे रखा है, तो इसमें आपका एबी और बीसी जो है बराबर है, और फिर दे रखा है कि बीएडी और बीसीडी जो है ये समकोण है, यानी कि बीएडी यानी कि ये वाला एंगल आपका पूरा और ये वाला एंगल जो आपका पूरा बीसीडी समकोण है 90 डिग्री का, ठीक है। तो आपको निकालना है कि एडी और सीडी में संबंध ज्ञात कीजिए। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि एडी और सीडी में संबंध ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा, ये दो आपके साइड जो है बराबर है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ए बी सी एक त्रिभुज ले लें और ये दोनों साइड इसके बराबर हैं, तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स के अगर सेम है तो वो साइड जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो अगर आपका ये ए बी और बी सी अगर बराबर है, इस ट्रायंगल की हम बात करें ए बी सी की, तो ये और ये साइड आपके बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो बी सी के अपोजिट एंगल ये वाला है आपका एंगल ए है, और ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल सी आपका है, यानी कि आप इसकी अगर बात करें तो ये आपका एंगल होगा सी ए बी हो जाएगा आपका एंगल, और एक आपका एंगल हो जाएगा एसीबी कह लीजिए, एसीबी कह लीजिए, ये एंगल की और ये एंगल की बात हो रही है, तो ये दोनों एंगल भी आपके सेम होंगे, क्योंकि दोनों दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी सेम होते हैं। फिर हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि ये पूरा जो एंगल था आपका, ये आपका समकोण था 90 डिग्री का था, और ये आपका डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है। तो डायगोनल ने जब बाइसेक्ट करेगा एंगल को तो बराबर बाइसेक्ट करेगा, तो अगर यहाँ पे अगर बाइसेक्ट किया तो 45 का एंगल यहाँ पे होगा, तो 45 का एंगल यहाँ पे भी होगा, ठीक है, और 45 का एंगल यहाँ पे, तो 45 का एंगल यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल आपके सेम है तो ये दोनों एंगल भी आपके सेम होंगे उस रिलेशन से, क्योंकि बराबर में बाइसेक्ट किया है, तो 45 ये तो 45 ये भी होगा, और 45 ये तो 45 एंगल डिग्री ये भी होगा आपका। तो एंगल जो आपका सीएडी होगा, सीएडी वाला एंगल, और एंगल आपका एसीडी होगा, एसीडी वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, तो आपका ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा। तो अब ये दोनों एंगल आपके सेम है, तो इनकी जो अपोजिट वाली साइड होगी वो भी सेम होगी, यानी कि इस एंगल की अपोजिट साइड आपकी एडी है और इस एंगल की अपोजिट साइड आपकी सीडी है, तो भुजा एडी और सीडी जो होगी वो बराबर होंगी इस रिलेशन से आपके। तो यही ये जो थर्ड इसका ऑप्शन था ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये यूपीटेड एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है, संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त की बिंदु A को स्पर्श करती है, PAQ वृत्त की बिंदु A को स्पर्श करती है, तथा ABCD ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। फिर आपको दे रखे हैं एंगल CAQ, एंगल CAQ ये अलग एंगल की बात हो रही है, ये एंगल आपका 70 डिग्री है, तो हमको एंगल ABC निकालना, हमको ये एंगल निकालना है, ABC ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो एंगल CAQ है वो 70 डिग्री है, ये आपको 70 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमको ये मालूम है कि एक रूल होता है कि ये जो आपका किसी वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण जो होगा, ये आपकी स्पर्श रेखा है PAQ और ये आपका जीवा है AC, इन दोनों के बीच में जो बना कोण होगा वो विपरीत तथा एकांतर कोण के बराबर होगा, यानी कि ये जो आपका स्पर्श रेखा और ये जो जीवा के बीच में जो बना कोण है, ये आपका अल्टरनेट एंगल जो होगा उसके बराबर होगा, विपरीत अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा, विपरीत एकांतर कोण के बराबर होगा, यानी कि इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका रूल होता है। इस रूल से आपका जो एंगल CAQ है, CAQ वाला एंगल और एंगल ADC वाला एंगल बराबर होंगे। उसी तरीके से ये वाला एंगल आपका और ये एंगल आपका बराबर होगा, ठीक है। एंगल DAP वाला एंगल और आपका एंगल वाला बराबर होगा। ये आपका जो रूल है उस रिलेशन से हमने निकाला है। तो इस रिलेशन को हमको मिल जाता है कि एंगल जो CAQ है हमको जो दे रखा था 70 डिग्री, वो एंगल ADC के बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ जाएगी, एंगल ADC हमें 70 डिग्री मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमको मालूम है ये आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने वाले कोण का
जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें मालूम है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का जो योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल एडीसी वाला एंगल और एंगल एबीसी वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री बराबर होगा। यहाँ पे हमने कर दिया। तो हमने एंगल एडीसी की जगह पे 70 डिग्री रख दिया। यहाँ से हमने एंगल एबीसी जो है, ये एबीसी एंगल एबीसी की वैल्यू निकाल दी जो 110 डिग्री आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपीटेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि ईएफ एक वृत्त की जीवा, ईएफ एक वृत्त की जीवा है। ईएफ जो है ये आपको फिगर दे रखा है और इसमें कह रखा है कि ईएफ जो है ये आपकी वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जो ईएफ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो, अगर वृत्त की त्रिज्या आपकी 13 सेंटीमीटर है तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। तो ये केंद्र है, वो आपका केंद्र है इस वृत्त का, और इससे आपके इस जीवा के ऊपर जो लंब डाला गया है उसकी आपको दूरी निकालनी है, यानी कि ओबी आपको निकालना है। ठीक है, जहां पे जिस पॉइंट पे हमने लंब डाला उसको बी पॉइंट मान लिया है, ये केंद्र हो गया। तो इसको आपको ओबी जो की जो लेंथ है वो आपको निकालनी है। तो अब देखिएगा, ये जो आपका ये ओएफ जो होगा ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, जो हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर है, और टोटल हमको ईएफ जो दे रखा था वो दे रखा था 10 सेंटीमीटर दे रखा था। जब हम इसके ऊपर जब लंब डालेंगे, जब जीवा के ऊपर हम ओबी लंब डालेंगे तो ये जो ईएफ जो जीवा आपका ईएफ था वो दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जितनी आपका ईबी होगा उतना ही आपका एफबी होगा। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जीवा आपका। ईबी जितना आपका ईबी होगा उतना ही आपका एफबी होगा। जब इसके ऊपर हमने ये आपका जीवा ईएफ था, इसके ऊपर हमने लंब डाला तो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये पार्ट और ये पार्ट आपका बराबर हो जाएगा। तो अगर आपकी टोटल लेंथ ईएफ जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो जो वाली लेंथ होगी जो एफबी होगी वो 10/2 हो जाएगी। ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया, और ये हमारे वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर थी। तो हमको मालूम है कि ये आपका एक तरह का त्रिभुज बन रहा है, आपका ओबीएफ एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, और इसकी अपोजिट वाला ये आपका कर्ण हो जाएगा, ओएफ जो होगा आपका कर्ण हो जाएगा, और ये आपका बीएफ जो एफबी जो होगा वो आपका आधार हो जाएगा, और ओबी आपका लंब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने ओबी की टर्म्स में लेना था तो हम इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो ओबी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ओएफ का स्क्वायर माइनस एफबी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अब सारी वैल्यू पुट कर दी। तो ओएफ जो था वो 13 का था, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और एफबी जो था 15 था, और एफबी जो था आपका 5 था, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको 13 का स्क्वायर मालूम है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं मालूम है तो उन्होंने यहाँ इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी करके कर दिए इन्होंने, 13 प्लस 5 कर दिया, फिर 13 माइनस 5 कर दिया। तो 13 प्लस 5 हो जाएगा 18 आता है, 13 माइनस 5 करेंगे 8 आएगा। फिर इसको फर्दर हमने सॉल्व कर लिया, 18 को हम लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं और इंटू 8 कर देंगे, तो 8 प्लस 16 हो जाएगा। तो 16 का जब आप अंडर रूट हटाएंगे तो 4 बचेगा, और 9 का हटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। तो 3 into 4 यानी कि आपका आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। जो ओबी आपकी जो लेंथ है ये जो लेंथ है आपकी ये 12 सेंटीमीटर आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो जीवा की लंबाई निकाली है। ये आपको ऐसे फिगर दे रखा है, इसमें दे रखा है कि आपका जो जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर की, ये आपका वृत्त का केंद्र है, तो ये त्रिज्या जो है आपकी 10 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की है। फिर आपका केंद्र से जो जीवा की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट सी ले लिया। तो यहाँ से जो ओ सी की जो दूरी है, यानी कि केंद्र से लेकर जीवा तक की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो हमसे कहा गया है कि जीवा की लंबाई निकाली, यानी कि ए बी जो पॉइंट है ये जीवा आपका है, ये ए बी जो आपकी जीवा है इसकी आपको लंबाई जो है निकालने को कहा गया है। तो अब देखिएगा, ये एक तरह का आपका एक त्रिभुज बन रहा है, आपका ओ ए सी एक आपका एक ट्रायंगल बन रहा है।
जिसमें ये आपने यहां से इसके ऊपर लंब डाला है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण बनेगा। तो अब देखिएगा इस ट्रायंगल को आप ले लीजिए, ट्रायंगल ए ओ सी ले लीजिए। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है बराबर लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण इसमें क्या होगा, जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो कर्ण होगा आपका, ए आपका कर्ण होगा, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका लंब का स्क्वायर, लंब आपका है ओसी है, और आधार जो है आपका है वो एसी है, प्लस एसी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमको यहाँ पे एसी निकालना था, तो हम इसको इधर ले जाएंगे। तो एओ का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर होगा। एसी की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी अंडर रूट एओ का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर, वो यहाँ पे हमने रख दिया। अब एओ का जो स्क्वायर है वो 10, एक एओ की वैल्यू 10 थी, 10 का स्क्वायर कर दिया। ओसी की जो वैल्यू थी आपकी वो 6 थी, 6 का स्क्वायर कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो एसी की जो वैल्यू हमारी आई, यहां से यहां तक की जो दूरी आई है वो हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर की आ गई, ए से लेके सी तक की दूरी। तो अब हमको ये मालूम है कि जब हम लंब डालते हैं जीवा के ऊपर में, तो जो लंब होता है वो इक्वल पार्ट में जीवा को डिवाइड करता है। यानी कि जो आपका जितनी आपकी दूरी, जितना आपका एसी होगा उतना ही आपका सीबी होगा, ठीक है। तो अगर आप टोटल ए बी की बात करेंगे, जो ए बी होगा वो आपका जो है ट्वाइस ऑफ एसी होगा, ठीक है। तो जो ए बी होगा वो ट्वाइस ऑफ एसी होगा आपके। तो एसी के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो ए बी की जो हमारी जो लंबाई थी, जो जीवा की लंबाई थी, वो हमारी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी यहां से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल को लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।